नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए दरश मिश्र जी की कहानी सरकारी मकान। चिट्ठी पढ़वाकर सुमित्रा जब लाजो के पास गई तो उसका चेहरा उल्लास से चमक रहा था। क्या बात है बहना, आज तो तेरे चेहरे पर उजाला फैला हुआ है, लाजो ने पूछा। लाजो, जाकर कह दे लोगों से कि सुमित्रा के बेटे ने उसे कानपुर बुलाया है। वह अब कानपुर जाएगी, अफसर बेटे के साथ रहेगी। वह वहाँ उसका इलाज कराएगा। लोग बहुत तो कहते थे ना कि सुमित्रा का बेटा नालायक निकल गया, अपनी बीमार माँ को गांव में अकेली छोड़कर शहर में मौज कर रहा है। लाजो मुस्कुराई, बोली, यह तो बहुत अच्छी बात हुई बहना, बनवारी को अकल तो आई। अब तेरी बुढ़ौती बेटे बहू और पोते पोतियों के बीच चैन से तो कट जाएगी। हे ईश्वर, तू कितना दयावान है। तो कब जा रही हो बहना? वह 1 तारीख को आएगा और 3 को लेकर मुझे लौट जाएगा। और सुमित्रा खांसने लगी। लाजो ने उसे ध्यान से देखा, समझ ही नहीं पाई कि आज की खांसी खुशी की है कि पुरानी बीमारी की। अच्छा लाजो, जाऊं लोगों के काम धाम कर आऊं और उनसे कह भी आऊं कि अब आप लोग मेरे भरोसे मत रहिएगा। अब तो मैं अपने अफसर बेटे के साथ रहने के लिए कानपुर जा रही हूं। सुमित्रा उल्लास में उत्साह के साथ चली गई तो लाजो फिर मुस्कुराई, सोचने लगी, आदमी का मन भी क्या चीज़ है। सुमित्रा कल तक मुझसे अपने बेटे और बहू की निर्दयता की कहानी कहते कहते रो पड़ती थी। आज बेटे ने तनिक प्रेम से छू दिया तो माँ के भीतर जमा हुआ सारा गिला शिकवा गलकर बह गया और उसका झुका हुआ सिर तनकर ऊंचा हो गया। सुमित्रा पिछड़े वर्ग के खाते पीते परिवार की बहू बनकर आई थी। पति अपने 2 बीघे खेत पर तो काम करता ही था, साथ में बड़े लोगों की भी खेती का काम करता था। सो घर ठीक ठाक ही चल रहा था। संतानें भी बस 2 ही थी, एक बेटी और एक बेटा। बेटी तो बड़ी थी। बेटा बनवारी जब 10 साल का हुआ तो दुर्घटना में पति की मौत हो गई। बेटा कस्बे के एक स्कूल में 5वीं में पढ़ता था। विपरीत परिस्थितियों में भी सुमित्रा चाहती थी कि बनवारी पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। उधर सयानी होती बेटी के विवाह की चिंता खाए जा रही थी। समय बीतने के साथ बेटी की शादी हो गई और बनवारी ने भी बीए कर लिया, लेकिन अब तक दोनों बीघे खेत रेहन चढ़ चुके थे। बनवारी नौकरी के लिए दौड़ धूप करने लगा। आखिर सेल टैक्स विभाग में उसे क्लर्की की नौकरी मिल गई और उसकी नियुक्ति कानपुर में हो गई। सुमित्रा की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। वह अपने तन मन पर लगे घावों पर जैसे हाथ फेरती हुई बोली थी, कोई बात नहीं, अब सारे घाव फूल बन जाएंगे, रेहन रखे खेत वापस हो जाएंगे और अब पूरा गांव कहेगा, देखो अफसर की महतारी जा रही है। वैसे तो उसकी पट्टीदार के कई लोग शहरों में नौकरी करते थे, लेकिन सभी मजदूर थे। कोई कुली था तो कोई चपरासी, कोई रिक्शा चलाता तो कोई ईंट गारा धोता। लेकिन उसका बेटा तो बड़े लोगों के लड़कों की तरह अफसरी कर रहा है। इससे उसकी जाति का भी तो सिर ऊंचा हुआ है। बनवारी जब कानपुर जाने लगा था तो माँ से बोला था, अब घबराना नहीं माँ, संकट के दिन कट गए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ कुछ कुछ ठीक ठाक होते ही मैं तुम्हें बुला लूँगा। अरे मुझे वहाँ कैसे बुलाओगे बेटा? अपना गांव और पुश्तैनी मकान छोड़कर शहर में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, एक बहू तो ला दो, हम दोनों साथ साथ अपने खेतों में काम करेंगे और यहीं मज़े से रहेंगे। हाँ, रहन पड़े अपने खेतों को जरूर छुड़ा देना बेटे। ठीक है माँ, जैसी तेरी इच्छा। बनवारी ने नौकरी शुरू कर दी। शहर के एक गंदे मोहल्ले की एक चाली में एक कमरा किराए पर लिया। शुरू में उसने कुछ पैसे माँ के नाम भेजे और फिर एक दिन माँ को बताए बिना अपने एक सहकर्मी की कुछ पढ़ी लिखी लड़की से शादी भी कर ली। बनवारी इस बार आया तो सुमित्रा बहुत रोई। बनवारी ने अपने ढंग से उसे समझा दिया। सुमित्रा ने कहा, अच्छा बेटे, तो खेत तो रहन पड़े हैं, उन्हें तो छुड़ाने का इंतजाम होना चाहिए। अब तुम्हारे पैसे भी नहीं आते और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, ना जाने क्या हो गया है। अरे माँ, अब खेत छुड़ा कर क्या होगा? अब कौन यहाँ खेती करने आएगा? नई नौकरी है, जरा संभल जाऊँ और ठीक ठाक मकान मिल जाए तो तुम्हें भी वहाँ बुला लूँ। जाते ही कुछ पैसे भी भेज दूंगा ताकि तुम्हारा काम चल सके। और बेटे, बहू को साथ क्यों नहीं लाए? लाऊंगा माँ, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बार बनवारी गया तो उसने चुप्पी ही साध ली। सुमित्रा
पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों और घरों में काम करने लगी थी। बिरादरी के लोग उसे सुनाकर कहते भी थे, देखो अफसर की माँ जा रही है दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने, पानी भरने। अरे ओ अफसर से अच्छे तो हमारे कुली कबाड़ी के बेटे ही हैं ना, जो शहरों में रहकर हमारे सुख दुख के साथ तो खड़े हैं। सुमित्रा जिन लोगों के यहाँ काम करती थी वे बनवारी को सीधे गाली देकर कहते, कपूत साला, नौकरी क्या मिली, माँ को ही बुला बेटा। सुमित्रा सुनती पर बोलती कुछ नहीं, बल्कि बेटे की निंदा सुनकर उसे तकलीफ होती। जहाँ बोलना होता यही कहती, ना ऐसा मत कहिए, मेरा बनवारी ऐसा नहीं है, वह जरूर किसी संकट में है। अरे साथ में जोरू भी तो है, पैसा नहीं बचता होगा, एक दिन जरूर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ला जो उसकी अंतरंग थी, उसके आगे तो वह फूट पड़ती थी और अपना सारा दुख दर्द उड़ेल देती थी। सुबक सुबक कर रोती थी और कहती थी, बनवारी ऐसा कपूत निकलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था बहना। उसकी पढ़ाई में खेत रहन चढ़ गया, वह मुझे किसके भरोसे छोड़ गया है। लाजो उसे ढांढस बांधती और जितना संभव था उसकी सहायता करती। सुमित्रा को लगता जैसे उसका कोई तो है जो अपना बचा हुआ है। बनवारी की चिट्ठी आई तो सुमित्रा के साथ लाजो भी खिल उठी थी। उसने सुना कि सुमित्रा लोगों को सुना सुना कर कह रही थी, मेरा अफसर बेटा मुझे लेने आ रहा है। मैं कहती ना थी कि वह किसी लाचारी में फंसा होगा। अब तुम लोगों की प्रतीति हुई कि नहीं। अरे अपने बेटे को माँ नहीं पहचान सकती है, तुम लोग क्या पहचानोगे। गांव के लोग सुन रहे थे, कुछ व्यंग से मुस्कुरा रहे थे, कुछ बहुत तृप्ति अनुभव कर रहे थे कि बेचारी बीमार औरत चलो सहारा तो पा जाएगी। बनवारी माँ को तो ले गया और बहू ने भी बहुत आवभगत की। पल भर में ही उनकी सारी शिकायतें बह गई। सुमित्रा को ज्ञात हुआ कि बहू पेट से है। उसे बहुत अच्छा लगा, अब उसका पोता होगा। बेटे बहू और पोते के साथ जीवन के बचे कुचे दिन आराम से बीत जाएंगे। 2-4 दिन बाद बनवारी ने कहा, माँ चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाएं। हाँ बेटे चलो, खांसी तो बढ़ती ही जा रही है। डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने देखा परखा, उसने सलाह दी, इन्हें अस्पताल ले जाओ, पूरी तरह इनकी जांच कराओ। डॉक्टरी रिपोर्ट में क्या आता है देखकर ही दवा दी जा सकती है, तब तक ये दवाएं देते रहो। सुमित्रा अस्पताल में दिखाने को ले जाई गई तो डॉक्टर ने भर्ती कर लिया और जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। जांच की रिपोर्ट मिलते ही बनवारी प्रसन्न हो उठा। वह घर में प्रवेश करते ही खुशी से चिल्लाने लगा, कुसुम कुसुम, अरे कुसुम तुम कहाँ हो। कुसुम रसोई में थी, वहीं से बोली, अरे बाबा क्या है, क्या कुसुम कुसुम चिल्ला रहे हो। अरे चिल्लाने की ही तो बात है। अरे पगली, माँ की वही बीमारी जिसके आधार पर सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। कुसुम की भी आंखें चमक उठी, बोली, सच। हाँ रे सच, अब तो सरकारी मकान मिल जाएगा, उसमें 3 कमरे होंगे, एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम और एक उसका होगा ना। किसका। उसने कुसुम के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका। थत। और बनवारी ने खुशी से कुसुम को चूम लिया। अरे हटो, कोई देख लेगा। हाँ अब यह संकट भी तो दूर हो जाएगा। इस पंचायती घर में तो हम प्रेम से मिल भी नहीं सकते। और माँ जी कहाँ रहेंगी। अरे अभी तो तीसरा कमरा खाली होगा ना, और कौन माँ यहाँ ज़्यादा दिन तक रहने वाली है। कुसुम ने प्रश्न भरी दृष्टि से बनवारी को देखा। वह मुस्कुराता हुआ वहाँ से हट गया। बनवारी ने अर्जी दे दी और एक दिन उसे क्वार्टर मिल गया। सुमित्रा कुछ दिन अस्पताल में रहकर चाली वाले घर में लौट आई थी और जब सरकारी क्वार्टर में ले आई गई तो उसे लगा कि खुली हवा में उगाई है। उसे लगा कि नई दवाओं से धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह यह भी महसूस करने लगी कि अब बेटे और बहू के व्यवहार में वह गरमाई नहीं रही जो शुरू में थी, बल्कि बात बात पर वे दोनों झल्ला उठते थे। बाजार से आने वाली दवाएं बंद कर दी गई और डिस्पेंसरी से दवा आने लगी। खांसी फिर बढ़ने लगी। बहू बेटे की क्रूर उदासीनता से तंग आकर एक दिन सुमित्रा बोली, इससे अच्छा तो अपना गांव ही था। बेटे को जैसे एक सूत्र मिल गया। बोला, माँ तुम्हें गांव बहुत याद आता है ना, तो गांव ही चलो, गांव ही चली जाओ। आखिर वहाँ अपना पुश्तैनी मकान भी तो है, उसकी भी तो देखभाल होनी ही चाहिए। सुमित्रा ने आहत दृष्टि से बेटे की ओर देखा। उसकी आहत दृष्टि देखते देखते रोष से लाल होने लगी। बोली, मैं सब समझती हूँ बनवारी, मैं कल ही गांव चली जाऊंगी। मुझे पता है कि मैं अधिक दिन जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन जब मरना है तो अपने लिए घिन से भरे सरकारी मकान में क्यों मरूं। क्यों ना अपने पुश्तैनी घर की गोद में सिर डालकर चुपचाप सो जाऊं। और एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि सुमित्रा सिर पर अपनी गठरी उठाए स्टेशन से गांव की ओर खांसती हुई चली आ रही है, धीरे धीरे।